नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। लेकिन सबसे पहले आपको बंगाल से आज की सबसे बड़ी खबर देते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो को उपचुनाव में बड़ी जीत मिली है। दोनों ने ही जीत दर्ज कर ली है। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा सीट से 2 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं। यह अंतर कितना बड़ा था, 2 लाख से ज्यादा वोट से वो जीते हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी से टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो बालीगंज विधानसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। तो बाबुल सुप्रियो की जीत, जो पहले बीजेपी में थे लेकिन बाद में टीएमसी का हिस्सा बन गए और विधानसभा का यह उपचुनाव उन्होंने लड़ा और जीत भी लिया। तो दूसरी तरफ आसनसोल में इतिहास रचा गया है। कहा जाता है कि टीएमसी यहां पर नहीं जीती थी, लेकिन टीएमसी न सिर्फ जीती है बल्कि इतने बड़े अंतर से जीती है कि एक मैसेज यहां से क्लियर हो गया है। आसनसोल लोकसभा सीट का उपचुनाव और इस उपचुनाव में 2 लाख सीट वोटों से जीते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। तृणमूल कांग्रेस के संगठन की जीत है। अभिषेक भाई, बहुत सारे सीनियर नेता, सबने मिलकर जो मुझे जिस तरीके से प्यार और हेल्प किया, उन सब की जीत है। इंसानों, लोगों की जीत है। जिस तरीके का घटिया प्रचार ऑपोजिशन ने किया है, सीपीएम ने किया है, उस सब सारे चीजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा तमाचा पब्लिक ने मारा है। चौथा पोजीशन में, चौथा कुछ नहीं कहना है, सब जो कुछ नहीं कहना है। बीजेपी यहाँ पे भी चौथे पोजीशन में आया है। 1 लाख से ज्यादा वोट से आसनसोल में आ रही है। मैं उनको ओपन चैलेंज किया था, आसनसोल में अपने बलबूते पे जीता था बहुत ही। और मुझे दुख था कि आसनसोल के लोगों को बुरा लगा था कि मैंने पार्टी के साथ अगर डिफरेंसेस था तो मैंने पद क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों ने मुझे चुना था। मुझे भी ये चीज हर्ट किया था। और जो इन लोगों का गुरूर था, जो बीजेपी का गुरूर था, जिस तरीके से इन नेताओं ने बंगालियों को छोटा किया, आज जो है वहां के लोगों ने भी दिखा दिया। और शत्रुघ्न जी और मैं, हम लोग हमेशा बात भी करते हैं, बहुत जम के आसनसोल का काम करेंगे। इसको मैं पोएटिक जस्टिस कहूंगा। पोएटिक जस्टिस है ये एक पोएटिक जस्टिस है। आपने सुना बाबुल सुप्रियो को, और बाबुल सुप्रियो ने कहा कि घमंड चूर चूर हुआ है, गुरूर चूर चूर हुआ है। चौथे नंबर पर वो आए हैं और उन्होंने कहा कि यहां पर विपक्ष ने खूब प्रचार किया, दुष्प्रचार एक तरीके से किया, लेकिन उसके बाद वो जीते। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। ये सब लोगों ने मिलके जो समा वातावरण तैयार किया है तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में, और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा हम सबों ने मिलके कोशिश की है कि देश की ग्रेट लेडी, ग्रेट लीडर और हम सबों की चहेती, हम सबों की मोस्ट फेवरेट, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री, ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल ममता बनर्जी जी के आन बान और शान में 4 चांद लगाने की। तो जीत का सेहरा उनके सर पे जाता है, ममता जी के सर पे जाता है। तो कुल मिलाकर उपचुनाव से बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर नहीं आई है। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं यूक्रेन, जहां पर जबरदस्त बमबारी जारी है। एक साथ 10 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं रूस के। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। रूस का यूक्रेन पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। एक साथ 10 शहरों पर जबरदस्त बमबारी जारी है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, रूस का यूक्रेन पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, क्योंकि एक साथ 10 शहरों को टारगेट किया गया है। 10 शहरों पर बमबारी की गई है, मिसाइल से हर तरीके से अटैक किया जा रहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, राजधानी कीव से खार्किव तक ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आपको यह याद होगा कि रूसी युद्धपोत जो कि ब्लैक सी में था, उसको नेस्तनाबूद किया गया, उसको खत्म किया गया। नेपच्यून मिसाइल से उस पर अटैक किया गया, यह दावा था यूक्रेन का। लेकिन उसके बाद रशिया किस तरह से अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पहले युद्धपोत खोने का जो, उससे बहुत ज्यादा बौखला गया है रूस, उससे बहुत ज्यादा परेशान था। उसके बाद जो है ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 5 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। युद्धपोत के आगे अब क्या विश्व युद्ध, ये सवाल। और वहां पर इस वक्त हालात क्या है, सीधे आपको कीव लिए चलते हैं। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या हालात हैं? एक साथ 10 शहरों पर बताया जा रहा है कि रूस ने अटैक किया है, इस वक्त का स्थिति क्या है वहां?
एक के बाद एक काफी जगहों पे अटैक हुए हैं और इस वक्त हम लोग कीव के पास हैं। कीव शहर में भी कल रात से 2 जगह पर हमले हो चुके हैं और जिसके कारण जो है ये हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हुआ है। सड़क पर ट्रैफिक बहुत स्लो है क्योंकि आगे काफी जगहों पर चेक पोस्ट लगे हुए हैं, वहां पे तैनाती है, चेकिंग हो रही है और जिसके कारण हम देख सकते हैं कि कैसे यहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा जो है थमा हुआ है। एक तरह से हालात कुछ ठीक होते हुए नजर आ रहे थे, स्थिति जो है ऐसा लग रहा था कि वापस नियंत्रण में आ रही है, खास करके कीव शहर में। लेकिन कल से तनाव जो है फिर से एक बार बढ़ गया है क्योंकि जब से एक वॉरशिप यूक्रेन ने जो है गिराया रूस का, उसके बाद से इंटेंसिटी रूस की तरफ से बढ़ गई है। कीव शहर में ही एक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो थी यूक्रेन की, नेपट्यून मिसाइल की, उस पर आक्रमण किया, वहां पे काफी ज्यादा डैमेज हुआ है और उसके बाद कल से कीव शहर में ही कम से कम 2 जगहों पर जो है कि आप पहले से स्थितियां खराब हो गई हैं वहां पर। अभिषेक, आप ये बताइए कि पहले जो रशियन स्ट्रैटेजी थी, रूसी स्ट्रैटेजी थी, वो अभी कितनी बदली है? देखिए, जो रूस की स्ट्रैटेजी थी कीव शहर पर कब्जा करने की, 52 दिन होने को आ गए हैं लेकिन रूस कीव शहर पर कब्जा नहीं कर पाया। बहुत कोशिश की रूस ने कि अपने ग्राउंड ट्रूप से इन्वेजन कर पाए लेकिन नाकामयाब रहे क्योंकि जो एंट्री पॉइंट्स थे खास करके नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज के कीव के, वहां पे कम से कम 2-3 बार जो है कोशिश की गई लेकिन उनको वहां रोक दिया गया। ठीक है, मैं अभिषेक आपके पास लौट रहा हूं। इस वक्त राजेश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, वो भी कीव में मौजूद है। राजेश, आप कीव के कौन से हिस्से में हैं? आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह से हमला कीव पर और अन्य 10 शहरों पर रूस की तरफ से जारी है? देखिए, मैं कीव में अभी लेफ्ट बैंक पे हूं, रिवर निप्रो के लेफ्ट बैंक के ऊपर हूं। हमें किसी धमाके की यहां आवाज नहीं सुनाई दी लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कीव के आउटस्कर्ट्स पर कल रात को कुछ धमाके सुने गए हैं। इसके अलावा खार्किव शहर पर भी बड़ा घमासान हमले हुए हैं कल रात को। तो ये 2 शहर हैं जहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीजें क्लियर नहीं है। दोनों रूसी मीडिया ने और यूक्रेन मीडिया ने ये एक्सप्लोजन की खबर दी है, हमने नहीं सुनी है। और कल जहां जिस फैक्ट्री की बात हो रही है, कल हमारी टीम वहां विजिट करके आई है, हमें वहां कोई टेलटेल साइंस नहीं दिखे किसी प्रकार के मिसाइल अटैक के। हो सकता है बाउंड्री वॉल्स के अंदर कुछ हुआ हो लेकिन किसी प्रकार की आग, धुआं या ऐसा कुछ हमें देखने में नजर नहीं आया। लेकिन दोनों मीडिया ये बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सच होगा जो हम नहीं देख पाए। इसके अलावा खार्किव में इस वक्त बहुत भीषण युद्ध जारी है और ये कल रात से चल रहा है। ऐसा नजर आ रहा है जैसे रूस की पूरी कोशिश है कि खार्किव शहर पर भी पूरी तरह से वो कब्जा कर ले। इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं हिंदुस्तान के लिहाज से कि जो G7 मीट होनी थी जर्मनी में जून में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो निमंत्रण है वो कैंसिल हो सकता है। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक भल्ला, आप भी हमारे से जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो लगातार 10 शहरों पर बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से हमला जारी है। अपना शक्तिशाली युद्धपोत खोकर अब रूस बौखलाया हुआ है और इसे विश्व युद्ध का ट्रिगर माना जा रहा है। रूस ने अभी यूक्रेन के तमाम शहरों पर हमले तेज किए हैं और पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। डर है कि कहीं पुतिन का यह गुस्सा विश्व युद्ध का दरवाजा ना खोल दे। अपना युद्धपोत खोकर रूस बौखलाया हुआ है, पुतिन तमतमाए हुए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे काला सागर के शहंशाह मॉस्को को इस तरह से तबाह किया जा सकता है? रूस पचा नहीं पा रहा है कि यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल दागकर उसके विशाल और शक्तिशाली युद्धपोत को डुबो दिया। अमेरिका ने इसे बड़ा नुकसान बताकर रूस के पारा को और आसमान पर पहुंचाया। मॉस्को का नाम रूस की राजधानी मॉस्को के नाम पर रखा गया था। ऐसे में मॉस्को की तबाही के मायने बड़े हैं। इसे रूस की हार के तौर पर देखा जा रहा है जो पुतिन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। पुतिन आगे क्या करेंगे ये सोचकर दुनिया सहमी हुई है। युद्धपोत गंवाने के बाद पुतिन ने कीव पर हमले तेज कर दिए। पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया।
जो पोर्ट सिटी मारियुपोल पर दागी गई। अब डर है कि बदला लेने के लिए रूस एटमी हथियार न चला दे। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध का शंखनाद होगा। रूस की तरफ से जो मिसाइल हमले हैं वो न केवल मिलिट्री फैसिलिटीज पर हो रहे हैं, जैसे मिसाइल बनने वाली फैक्ट्री हो या फिर जहां पर T-80 टैंक बनते हैं उन टैंक्स की फैक्ट्रीज पर हमला हो रहा है, बल्कि जहां पर ईंधन रखा हुआ है, जिन रास्तों से ईंधन आता है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस की मंशा साफ है कि यूक्रेन बहुत ज्यादा समय तक युद्ध करने में सक्षम न रहे। खतरा तो अब लगातार बढ़ता जा रहा है, परमाणु युद्ध की ओर भी अब यह खतरा बढ़ रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रूसी बौखलाहट और हताशा को एटमी जंग से जोड़कर देखा है। CIA चीफ बर्न्स ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस एटमी जंग छेड़ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी यही डर सता रहा है। उन्होंने दावा किया है कि एटमी युद्ध को लेकर रूसी जनरलों में चर्चा हो चुकी है, अब बस ट्रिगर दबाने की देरी है। दुनिया इसके लिए तैयार रहे। अमेरिका और यूक्रेन का डर यूं ही नहीं है, पुतिन की बौखलाहट और गुस्सा तो दिख ही रही है। जनरलों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं, रक्षा मंत्री को फटकार लग रही है। अब तो पुतिन ने यूक्रेन का ऑपरेशन भी अपने खासम खास और विश्वास पात्र जनरल अलेक्जेंडर को सौंपी है, जो जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब समय का चक्र फिर से घूम रहा है। एक बार फिर विश्व युद्ध का खूनी इतिहास दोहराता दिख रहा है। संभव है इसकी शुरुआत यूक्रेन रूस की जंग से हो, लेकिन बाकी मोर्चे भी इसके लिए सुलग रहे हैं। रूस का फिनलैंड और स्वीडन से बढ़ता तनाव आग में घी का काम कर सकता है। फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने का दम भर रहे हैं, तो रूस परमाणु हथियार की धमकी दे रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नाटो सेनाएं 5 युद्धपोतों के साथ बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। चीन और ताइवान का टकराव भी विश्व युद्ध के लिए एक मोर्चा बन रहा है। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए आमादा है। हाल ही में चीन कई बार ताइवान की हवाई सीमाओं का उल्लंघन कर चुका है, यानी मंच तैयार है, बस विश्व युद्ध के लिए ट्रिगर का इंतजार है। डर है कि कहीं मॉस्को युद्धपोत ही वर्ल्ड वॉर का बहाना ना बन जाए। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ गीता मोहन, दोनेत्स्क, आज तक। तो आशंका वर्ल्ड वॉर 3 की, और ये इसलिए क्योंकि रूस ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन हुआ क्या था एग्जैक्टली वो आपको सबसे पहले बताते हैं। ये है ब्लैक सी, जो आप इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने देख रहे हैं। ये है काला सागर। यहीं पर रूसी ये युद्धपोत था और इसी युद्धपोत को निशाना बनाया है यूक्रेन ने। यूक्रेन का दावा कि हमने इसको निशाना बनाया किससे? ये नेपच्यून मिसाइल से। ये नेपच्यून मिसाइल से इसको निशाना बनाया गया और उसके बाद से ये खाक हो गया, उसके बाद से ध्वस्त हो गया। ये सबसे बड़ा विध्वंसक माना जाता था, लेकिन इस विध्वंसक को खत्म कर दिया। और उसके बाद से रूस क्या कर रहा है? रूस कार्रवाई कर रहा है। देखिए आप कीव की स्थिति देखिए, कीव पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इससे पहले हमारे संवाददाता वहां से जुड़े थे, वो बता रहे थे कि वहां पर स्थितियां क्या है। एक साथ 10 शहरों को निशाना बना दिया है रूस ने। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हो रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि जिस नेपच्यून मिसाइल से उस युद्धपोत को अटैक किया गया, उसी के फैक्ट्री को टारगेट किया गया। उसकी फैक्ट्री को नष्ट करने का दावा रूस ने किया है। राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया वहां पर। वो अलर्ट यह है कि अभी जो यूक्रेन आना चाहते हैं लोग, खासतौर पर यूक्रेनी नागरिक, वो फिलहाल रुक जाएं, अभी ना आए। इतने बुरे हालात वहां पर हो चुके हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, 52 दिन बाद यूक्रेन में नरसंहार। अलग अलग शहरों की तस्वीर आप देख रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग शहरों की है, लेकिन स्थिति एक ही है। सिर्फ तबाही का मंजर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। आप खार्किव की तस्वीरें देख लें, कीव देखिए, मारियुपोल में तो लगातार युद्ध जारी है। और अब इस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है। पाकिस्तान के पंजाब असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ है और पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पीटीआई नेताओं ने स्पीकर को थप्पड़ मार दिया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। पाकिस्तान से खबर मिल रही है, जहां पर पाकिस्तान की असेंबली में, ये पंजाब असेंबली है, पंजाब असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ है। कुछ विजुअल्स आपके सामने है। पाकिस्तानी मीडिया भी इन तस्वीरों को दिखा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पीटीआई नेताओं ने स्पीकर को थप्पड़ मारा है, थप्पड़ जड़ दिया। और आप देखिए, ये पीटीआई के लीडर्स बताए जा रहे हैं पंजाब असेंबली के, इन्होंने स्पीकर को थप्पड़ जड़ दिए।
और एक के बाद एक थप्पड़ जड़े। ये माफ कीजिएगा, डिप्टी स्पीकर बताए जा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ जड़ दिए। पंजाब असेंबली की तस्वीरें हैं, पंजाब पाकिस्तान के पंजाब हिस्से की पंजाब असेंबली में ये जबरदस्त बवाल हुआ है। इमरान खान की सत्ता जा चुकी है, नए पीएम शहबाज शरीफ वहां पर सत्ता संभाल चुके हैं और उसके बाद से अब पीटीआई लीडर्स ने डिप्टी स्पीकर के साथ हाथापाई की है, उनको थप्पड़ जड़े। ये पाकिस्तान के पंजाब की असेंबली की आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये लीडर्स हैं, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन किस तरह से डिप्टी स्पीकर पर हमला बोलते हैं कि उनकी चेयर के पास जमावड़ा लग जाता है। पीटीआई लीडर्स बताए जा रहे हैं, यानी कि पंजाब तहरीक इंसाफ पार्टी जो है इमरान खान की पार्टी है और उनके ही ये नेता बताए जा रहे हैं और वो डिप्टी स्पीकर के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको थप्पड़ जड़ रहे हैं। और अब बात अजान और हनुमान पर सियासी विवाद की करते हैं। हनुमान जयंती पर आज शहर शहर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। राज ठाकरे पुणे में आज शाम को हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और एमएनएस वर्सेस शिवसेना इस वक्त हो गया है और एमएनएस के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ मुंबई में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पुणे में आज जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है क्योंकि पुणे में राज ठाकरे खुद हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। मुंबई में माहौल जबरदस्त गर्मा गया है और अमरावती के सांसद नवनीत रामा ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया और इसके बाद मातोश्री पर शिव सैनिकों का जमावड़ा लग गया। सभी ने हनुमान चालीसा का जाप किया और अब एमएनएस के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। और मुंबई का सीधा रुख करते हैं, मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मुस्तफा, क्या क्या चल रहा है, एमएनएस क्या क्या कर रही है और शिवसेना क्या क्या कर रही है मुंबई में? जी बिल्कुल, हनुमान जयंती का दिन है और कहीं मुंबई में भी ऐसी जगह देखी जा रही है जहां पर नारेबाजी हो रही है। इस वक्त पुणे में हम हैं जहां पर राज ठाकरे एक महाआरती करने वाले हैं। बाबू वागस का जो मंच से नेता है वो हमारे साथ मौजूद है। एमएनएस ने साफ तौर पर ये अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 मई तक जो होंगे लाउड स्पीकर है मस्जिदों के बाहर से निकालने चाहिए, नहीं निकाल जाएंगे तो क्या करें? नहीं, अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दिया है, सरकार को दिया है। सरकार ने क्या किया कि सब मोहल्ला को बुला के उनसे बात करना चाहिए। बात करने के बाद जो बोलते हैं कि वो तुम लोग वो सब निकाल लो, नहीं निकाला तो फिर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे। 3 तारीख तो उनको देखना चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, किसी न किसी तरह से जिस तरीके का प्रतिसाद या रिस्पांस हनुमान चालीसा को लेकर के या बाकी चीजों लेकर मिलना चाहिए उस तरह का मिल नहीं रहा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से तीनों का मिलकर सरकार है, एक किसका सरकार नहीं। और ये तीनों सरकार मिलकर हिंदुओं के अगेंस्ट है। ये दिखाते हैं हम हिंदू है और हिंदू, ये तीनों लोग मिलकर हिंदुओं के अगेंस्ट है। कुछ दिनों पहले से ही ये मामला आया है, राज साहब ने ये मामला लिया है, तो क्या कहीं ना कहीं ये जो आप कह सकते हैं कि राजनीति है ये चीजों को लेकर के, आजान को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर? नहीं, राजनीति नहीं। राज साहब 1918 में बात किए, 19 में बात किए, 21 में बात की है। मुस्तफा वो कह रहे हैं कि कोई राजनीति नहीं है और बातचीत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल एमएनएस वर्सेस शिवसेना हुआ है और आज शाम को 6 बजे जो है राज ठाकरे पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। रूस के युद्धपोत को यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है। वहीं अमेरिका इस युद्धपोत के डूबने से डरा हुआ है क्योंकि इस पर 2 एटमी मिसाइलें थी जिससे भविष्य में परमाणु हादसा होने का डर विशेषज्ञों को सता रहा है। अप्रैल 2021 जगह काला सागर। रूसी युद्धपोत मोस्कवा से एक सुपरसोनिक मिसाइल दागी जाती है। जिस जगह से रूस के फ्लैगशिप युद्धपोत ने P-1000 सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, उसी जगह यूक्रेन ने उसे डुबो दिया। सवाल यह है कि पुतिन के महाबली के डूबने से अमेरिका क्यों चिंतित है? क्यों अमेरिका को पुतिन के परमाणु हमले का डर सता रहा है? इन सवालों की वजह ये रूस की सेना का सबसे अहम युद्धपोत है जो अकेले ही यूक्रेन को दहराने में जुटा हुआ था। यूक्रेनी कमांडरों ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से काला सागर में रूसी नौसेना के क्रूजर मोस्कवा पर नजर बनाए हुए थे। जैसे ही मौका मिला उन्होंने 12,500 टन के इस विशालकाय युद्धपोत को ध्वस्त कर दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए नेपच्यून क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। बार कतार TB2 ड्रोन से पहले इसे धोखा दिया गया।
जिससे मॉस्को क्रूजर के प्रोटेक्टिव सेंसर्स अपनी तरफ से तेजी से बढ़ती नेपच्यून क्रूज मिसाइलों को नहीं देख पाए। ये मिसाइलें समुद्र की सतह से बिल्कुल नजदीक उड़ान भर रही थी। इस वजह से युद्धपोत के रडार इन्हें पकड़ नहीं सके। 2 नेपच्यून मिसाइलों के टकराते ही 611 फीट लंबे मॉस्को पर भयानक विस्फोट के बाद आग लग गई और ये युद्धपोत डूब गया। दुनिया भर के जानकारों का दावा है कि युद्धपोत P-1000 सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस था। माना जा रहा है कि मॉस्को से नेपच्यून मिसाइलों के टकराने से ये युद्धपोत पानी में डूबा, जिसके बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट किसी परमाणु हादसे की आशंका से डरे हुए हैं, क्योंकि समंदर में परमाणु हथियारों से लैस सुपरसोनिक मिसाइल कभी भी किसी बड़े खतरे की वजह बन सकती है। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर जो मिसाइल दिख रही है वो P-1000 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिन्हें रूस की सेना ने मॉस्को पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले के लिए तैनात कर रखा था और जिसका परीक्षण रूस ने पिछले साल अप्रैल में दुनिया को करके दिखाया था। अब सवाल यह है कि रूस के डूबे वॉरशिप में परमाणु मिसाइलों के भी डूबने से आसपास के देशों को क्या खतरा है और क्यों इससे दुनिया को चिंतित होना चाहिए। रूस का जो वॉरशिप डूबा है वो अपने आप में उनके लिए एक बहुत धक्का है, बहुत बड़ा धक्का है। और अगर वो नेपट्यून मिसाइल के जरिए डूबा है तो और भी बड़ा धक्का है रशिया को मिलिटरली, बिकॉज नेपट्यून मिसाइल की बात यह है कि ये कोई वेस्टर्न सप्लाइड मिसाइल नहीं है। ये वहीं की फैक्ट्रीज ने, आतम ने, आर्सेनल ने, उनके जो खार्किव की फैक्ट्री है, ये उनके लोगों के लूच का डिज़ाइन किया हुआ वो है मिसाइल है। तो अगर उससे उन्होंने इतने उनके प्रोमिनेंट वॉरशिप को डुबो दिया जो कि मेजर था, तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और रशिया के लिए बहुत चिंता का विषय है मिलिटरली। वो डेड फॉर्म में होते हैं, अगर वो डूब जाते हैं या जल समाधि लेते हैं तो उसमें रेडिएशन का इसका कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं है कि उसको मेट करके रखा गया। अमेरिका और नाटो देशों के लिए चिंता यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस वॉरशिप को डुबोकर यूक्रेन खुश हो रहा है वो इस युद्ध को सबसे खतरनाक चरण में पहुंचा सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने चेतावनी दी है कि रूस रणनीतिक या कम क्षमता वाले परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि रूस भले ही अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट पर रखने का दावा कर रहा है, लेकिन हमने ऐसे बहुत ज्यादा व्यवहारिक साक्ष्य नहीं देखे हैं जो परमाणु हथियारों की तैनाती को दिखाएं। लेकिन CIA डायरेक्टर ने रूसी हताशा और भारी नुकसान को बहुत खतरनाक बताया। रणनीतिक या कम क्षमता के परमाणु हथियार उन्हें कहा जाता है जो युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए जाते हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि रूस के पास ऐसे करीब 2000 परमाणु बम हैं, जिन्हें एयरफोर्स, नेवी और जमीनी सेना की मदद से शत्रु के खिलाफ दागा जा सकता है। मॉस्को के डूबने को रूस ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। दावा है कि रूस ने उस जगह को तबाह कर दिया जहां नेपच्यून मिसाइल बनाई जा रही थी। हालांकि यूक्रेन ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी रूस के सरकारी टेलीविजन के एंकर इस घटना को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बता रहे हैं। We obviously take any potential nuclear threat very, very seriously. And we noted early on in the conflict when Mr. Putin decided to offer some bellicose rhetoric with respect to nuclear capabilities that we noted at the time that we took that seriously and that we continue to monitor it as best we can. मॉस्को को खोने से काला सागर में रूस की स्थिति कमजोर होगी, लेकिन एक वॉरशिप के डूबने भर से पुतिन परमाणु हमला कर देंगे या फिर उम्मीद के मुताबिक कामयाबी न मिलना पुतिन के लिए एटम बम का बटन दबाने के लिए क्या काफी होगा? इस बारे में हमने एक्सपर्ट से पूछा। ये दलील तो बिल्कुल काफी नहीं है और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अभी वो मौका पहुंचा है या वो स्थिति आई है जब उनको एटम बम गिराने की इवन मिलिटरली कोई जरूरत पड़े, क्योंकि अभी जो अस्त्रों का या शस्त्रों का जो एस्केलेशन होना है, अभी उनके पास और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल में नहीं आए हैं। तो ये समझना कि अभी वो एटम बम गिरा देंगे जैसी कि बातें चल रही हैं और CIA के डायरेक्टर ने भी एक अनुमान लगाया है, मेरा सोचना है कि अभी वो मौका नहीं आया है और वो ऐसी हरकत करने से पहले उन्हें दसियों बार सोचना पड़ेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आगाज़ होगा, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ही नहीं, एक बहुत जो कहते हैं ना वाटरशेड मोमेंट होगा पूरे वॉर में। मॉस्को को लेकर रूस जो भी दावा करे, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो के साथ मिलकर इसे डुबो दिया है और ये पुतिन की प्रतिष्ठा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।